जय श्री राम दोस्तों, स्पिरिचुअल ज्ञान हिंदी कहानी में आप सबका दिल से स्वागत है। आज की कहानी है जो बोएगा वही पाएगा। ममता जी रोते गिड़गिड़ाते हुए अपनी जान की भीख मांग रही थी। आज उन्हें अपनी बहू किसी कसाई से कम नहीं लग रही थी। हरामखोर औरत, उठ, ऊपर उठ। अपनी सास ममता जी के बाल पकड़कर उन्हें रूम से घसीट कर बाहर आंगन में लाकर झाड़ू से मारते हुए उनकी बहू बोली। मार का दर्द ममता जी सहन नहीं कर पा रही थी और वह चिल्ला उठी। बहू बोली, आज तो मैं तेरा सारा खेल ख़त्म ही कर दूंगी। ज़्यादा डिटेक्टिव बनने का भूत सवार हुआ है ना तुझ पर। आज देख मैं तेरा क्या हश्र करती हूँ। ममता जी ने कहा, नहीं बहू, मैं तेरे आगे हाथ जोड़ती हूँ, तेरे पैर पकड़ती हूँ, मुझे जाने दे। मैं किसी से कुछ नहीं कहूँगी। मैं वापस अपने गांव चली जाऊँगी और दोबारा कभी यहाँ लौट कर नहीं आऊँगी। ममता जी अपनी बहू के पैरों में गिड़गिड़ाते हुए बोली, क्योंकि आज उन्हें अपनी बहू यमराज और अपना अंतिम समय नज़र आ रहा था। उन्हें इस बात का अंदाज़ा था कि आज यह कसाई मुझे मार ही डालेगी। तो वे दोनों हाथ जोड़कर अपनी जान की भीख मांगने लगी, पर उस जालिम बहू ने उनकी एक ना सुनी और उनके हाथ, पैरों और मुंह को बांधकर उन्हें नदी में फेंक दिया। और इस काम में वे अकेली नहीं थी, उसके साथ एक और लड़का भी था। ममता जी ने उसे पहले भी कई बार देखा था, लेकिन अब वह कुछ कर भी नहीं सकती थी। वह झटपटा कर ही रह गई और देखते ही देखते नदी के तेज बहाव में बहती चली गई। अब उस बदचलन बहू ने चैन की सांस ली। अपनी सास को नदी में धक्का देकर वह अब निश्चित होकर अपने घर लौट आई और आकर रोने धोने का नाटक करने लगी और अपने पति आलोक को ऑफिस से तुरंत घर आने को कहा। अपनी आंखों में लाल मिर्च डाल डालकर आंखें लाल कर ली, जैसे कब से रो रही हो। जैसे ही ममता जी का बेटा आलोक घर आया तो उसने देखा घर का दरवाज़ा खुला पड़ा है और अंदर से उसकी पत्नी के रोने की आवाज़ आ रही थी। वह जैसे ही घर के अंदर आया तो देखा उसकी पत्नी रोए जा रही थी। उसके शरीर पर कहीं कहीं चोट भी लगी हुई थी और वह रोते रोते आलोक के गले लगते हुए बोली, आलोक, आलोक, माँ जी। आलोक ने थोड़ा घबरा कर पूछा, माँ क्या? आलोक, मैं और माँ जी पूजा का सामान नदी में डालने गए थे। माँ जी का पूजा का सामान पुल से नीचे डाल रही थी, तभी अचानक उनका पैर फिसल गया। मैं तुम्हें तभी से फ़ोन ट्राई कर रही हूँ, पर तुम्हारा फ़ोन लगता ही नहीं। जल्दी चलो आलोक, हमें माँ जी को ढूंढना होगा। आलोक उसको लेकर फ़ौरन ही वहाँ पहुँचा जहाँ उसकी माँ नदी में गिरी थी। उसने जाते जाते पुलिस वालों को भी फ़ोन कर दिया था और अब पुलिस वाले भी वहाँ पहुँचने ही वाले थे। जब तक आलोक उस जगह पर पहुँचा तब तक पुलिस भी वहाँ पहुँच चुकी थी। आलोक ने पुलिस को सारी वारदात बताई और बोला, किसी तरह मेरी माँ को ढूंढ दीजिए। वह गांव से मेरे पास कुछ दिन रहने के लिए आई थी। अगर उन्हें कुछ हो गया तो मैं अपने आप को क्या जवाब दूंगा। प्लीज़ सर, कुछ कीजिए। और ममता जी को ढूंढने की हर मुमकिन कोशिश की गई, लेकिन सिवाय नाकामयाबी के कुछ हाथ नहीं लगा। जब पुलिस भी कोशिश करते करते थक गई तो उन्होंने कहा, मिस्टर आलोक, पानी का बहाव इतना तेज़ है कि आपकी माँ के बचने की कोई चांस नहीं है। ऐसे बहाव में तो अच्छा खासा इंसान खुद को नहीं बचा पाएगा। फिर तो वह काफ़ी उम्र दराज थी और थक हार कर आलोक ने भी यह मान लिया कि उसकी माँ जिंदा नहीं है। पर भगवान को कुछ और ही मंजूर था। उसने ममता जी की ज़िंदगी में अभी मौत नहीं लिखी थी। एक नाव चलाने वाला शाम को जब नाव चलाने के लिए नदी के किनारे गया तब उसकी नज़र एक बूढ़ी औरत जो कि बेहोशी की हालत में नदी के किनारे पड़ी हुई थी, उसके हाथ, पैर, मुंह बंधे हुए थे। उसने तुरंत ही अपने गांव वालों को बुलाया और उन्हें लेकर गांव के सरकारी अस्पताल लेकर पहुंचे। डॉक्टर ने उनका इलाज किया। कुछ दिनों के बाद ममता जी को होश आ गया। पहले तो वो घबरा गई और होश में आते ही चिल्लाने लगी, नहीं, मुझे मत मारो, मुझे छोड़ दो, मैं किसी से कुछ नहीं कहूँगी। उन्हें अस्पताल की लेडीज डॉक्टर ने शांत कराया और कहा, आप निश्चित रहें माँ जी, यहाँ आप बिल्कुल सुरक्षित हैं, यहाँ आपको कोई कुछ नहीं कर सकता। उस डॉक्टर की बातों को सुनकर ममता जी थोड़ी शांत हुई तो उस डॉक्टर ने पूछा, माँ जी, आप यहाँ तक कैसे पहुँची? आपकी ये हालत किसने करी? और जब आप हमें मिली थी तो आपके हाथ, पैर, मुंह सब बंधे हुए थे।
जैसे किसी ने जानबूझकर आपको नदी में ढकेला हो। पहले तो ममता जी थोड़ी भावुक हो गई, फिर उन्होंने लेडी डॉक्टर को अपने ऊपर हुए अत्याचारों की सारी बात बताई। वह बोली, बेटी, आज से 8 महीने पहले मेरे बेटे की शादी हुई थी। उसने अपनी मर्जी से शादी की थी, लेकिन बेटी की खुशी की खातिर हम सब ने जल्दी से बहू को अपना लिया था। महीने भर में ही बहू हमसे तंग आ गई। उसने कहा कि वह गांव में नहीं रहना चाहती, उसे शहर में रहना है। उसने मेरे बेटे से कहा कि हम किराए के मकान में शहर में रह लेंगे, जैसे पहले रहते थे। बेटा राजी तो नहीं था, लेकिन बहू की जिद के आगे झुक गया और उसे लेकर शहर आ गया। हम गांव के सरपंच थे, तो इसीलिए मैं गांव में ही रही। इतनी ज़मीन जायदाद खेती बाड़ी है, उसे संभालने के लिए किसी का गांव में रहना भी बहुत ज़रूरी था। इसीलिए बहू बेटा शहर आकर रहने लगे और मैं गांव में अपना काम संभाल रही थी। उस लेडी डॉक्टर ने कहा, पर माँ जी, आपके पति? ममता जी बोली, अब वे 1 साल पहले सांप के काटने की वजह से उनकी मौत हो गई, इसलिए सारी जिम्मेदारी मुझे खुद ही उठानी पड़ी। अभी 1 महीने पहले मुझे मेरे बेटे का फ़ोन आया। उसने कहा, माँ, आप दादी बनने वाली हैं। तो मेरी खुशी का ठिकाना नहीं रहा और मैं अगले ही दिन अपने बेटे के पास आ गई। मैंने सोचा पहली बार है, बहू को देखभाल की ज़रूरत होगी, इसलिए मैं अपने सारे काम छोड़कर बहू के पास आ गई। लेकिन बहू का बर्ताव कुछ अजीब सा लगा, जैसे वे मेरे आने से खुश नहीं थी। मुझे लगा शायद माँ बनने वाली है, इस वजह से होगा। 1-2 दिन में सब ऐसे ही रहा। तीसरे दिन मैंने बहू को किसी से फ़ोन पर बात करते हुए सुना। वह फ़ोन पर कह रही थी, मुझे इन सब झंझट में नहीं पड़ना यार, अभी तो मेरी लाइफ शुरू हुई है और बच्चा पैदा करके अभी से मैं अपनी ज़िंदगी नरक बना लूँ। अभी तो मेरे घूमने फिरने और मौज मस्ती करने के दिन हैं। मुझे अभी ये सब कुछ नहीं चाहिए। अभी मैं अपनी लाइफ एंजॉय करना चाहती हूँ। एक बार मेरे मन में आया कि मैं इसे समझाऊं, फिर मुझे लगा कि पति के बीच की बात है, बोलना सही नहीं होगा। दोनों को खुद ही निश्चित करने दो कि क्या करना है। कुछ दिनों बाद मैं मार्केट गई। वहाँ मैंने किसी लड़के के साथ उसे देखा। वह उस लड़के के पास जाते ही उसके गले मिली, फिर उसके साथ गाड़ी में बैठकर निकल गई। अब मैंने उस पर नज़र रखना शुरू कर दिया और एक दिन मैं बाज़ार से घर वापस आई। बाहर का दरवाज़ा हल्का सा खुला था, तो मैं हाथ में सामान लिए हुए थी, इसलिए धीरे से दरवाज़ा खोलकर अंदर आ गई। जैसे ही मैं सामान रखने के लिए किचन की तरफ जाने लगी, ऐसा लगा जैसे बहू के कमरे से किसी लड़के की आवाज़ आ रही थी। मैंने अपने बेटे को फ़ोन किया और पूछा कि वह कहाँ है। उसने कहा, मैं ऑफिस में हूँ। अगर मेरा बेटा ऑफिस में है तो अंदर कमरे में कौन है? यह सोच ही रही थी कि कमरे में आई हुई आवाज़ों ने मेरा ध्यान अपनी ओर खींचा। मुझे यह करना तो सही नहीं लगा था, लेकिन मेरा यह जानना भी ज़रूरी था कि कमरे में कौन है। कहीं मेरी बहू मेरे बेटे को धोखा तो नहीं दे रही थी। तभी कमरे में लगी हुई खिड़की हल्की सी खुली हुई थी। उस खिड़की के होल से अंदर से झांकना चाहा तो अंदर का नज़ारा देखकर मेरी आंखें फटी की फटी रह गई, क्योंकि मेरी बहू के साथ कमरे में एक लड़का था जो उसके साथ में तो छी अपने मुंह से बोल भी नहीं सकती। उन दोनों को ऐसे देख मुझे इतना गुस्सा आया, मैं तो दरवाज़ा खटखटाते हुए चिल्लाई, बहू, ओ बहू, कौन है यहाँ अंदर? मेरे चिल्लाने की आवाज़ से दोनों अलग हुए और जब बहू ने दरवाज़ा खोला तो वह पल्लू को संभालते हुए दरवाज़ा खोलते हुए बोली, माँ जी बताइए क्या काम है? उसे साइड करते हुए मैं सीधा कमरे में घुस गई और जाकर देखा तो अंदर मुझे कोई नहीं मिला। मैंने उससे पूछा कि अंदर कमरे में तुम्हारे साथ कौन था? वह बोली, कोई भी तो नहीं है माँ जी। यकीन ना हो तो अच्छे से देख लीजिए, क्योंकि वहाँ कोई नहीं था। इसलिए ममता जी उससे ज़्यादा बहस नहीं कर सकती थी। उन्हें अंदाज़ा हो गया था कि यह कोई ना कोई बहाना बना देगी। उन्होंने ठान लिया कि अब इसे रंगे हाथ पकड़ूंगी। रात में सोते वक्त वह अपने पति को दूध देती थी और वह उसमें कुछ मिलाती थी। रात हुई तो मैंने सोने का नाटक करके लेट गई। वह देर रात आई और मुझे देखकर वापस चली गई। जाकर उसने दरवाज़ा खोला और घर में फिर से कोई दाखिल हुआ। थोड़ी देर के बाद फिर से मुझे बहू के कमरे से आवाज़ आने लगी, जैसे 2 लोग आपस में बातें कर रहे हों, लेकिन वह आवाज़ इतनी धीमी थी कि मैं कुछ समझ ही नहीं पा रही थी कि क्या बात हो रही है।
मन में यही भी था कि अब तो बेटा कमरे में ही है। रात के इस समय बहू बेटे के कमरे में झांकना सही नहीं है। फिर भी मैंने झांका। मैंने देखा कि मेरी बहू और वही लड़का बेड पर लेटे हुए थे और मेरा बेटा मुझे वहाँ कहीं भी दिखाई नहीं दिया। कमरे के पास आकर आवाज़ थोड़ी सी साफ हुई। अब मैं सुन पा रही थी कि अंदर क्या बातें हो रही थीं। मेरी बहू उस लड़के से कह रही थी कि मैंने तुमसे कहा था ना कि मुझे अभी ये बच्चा नहीं चाहिए, मेरी ज़िंदगी पड़ी है, बाद में देखा जाएगा, पहले थोड़ा लाइफ एंजॉय तो कर लें। वह लड़का भी बोला, हाँ बिल्कुल, क्यों नहीं। कहते हुए दोनों फिर से अपनी बेशर्मी में लीन हो गए। इस बार मैंने तुरंत दरवाज़ा खटखटाने की बजाय अपने बेटे को ढूंढना चाहा, लेकिन मैंने पूरा घर देखा, वह मुझे कहीं नहीं दिखा। और मेरी बहू और वह लड़का यह भी कह रहे थे कि जल्दी ही आलोक को निपटाना होगा, तभी प्रॉपर्टी मेरी बहू को मिलेगी और फिर वे दोनों मज़े से अपनी पूरी ज़िंदगी ऐसे गुजारेंगे। मेरा डर बढ़ता गया तो मैंने बहू के खिलाफ़ कुछ सबूत इकट्ठे किए, क्योंकि एक बार बेटे से इस बारे में मैंने ऑफिस जाकर बात की थी, लेकिन वह बोला, माँ मुझे अपनी पत्नी पर पूरा विश्वास है, आपको कोई गलत फहमी हुई होगी, वह मुझसे बहुत प्यार करती है। मेरे बेटे की आंखों पर पड़ी हुई यह पट्टी मुझे हटानी थी। यह सबूत एक लिफाफे में डालकर और अपने कमरे में उन्हें रखकर मैं ऑफिस के लिए निकल रही थी कि मेरे सिर पर पीछे से किसी ने वार कर दिया और मैं बेहोश हो गई। जब मेरी आंखें खुली तो मेरी बहू और वह लड़का मेरे सामने खड़े थे, नदी पर बने उस पुल पर, जहां से मुझे धक्का दिया गया, क्योंकि वह जगह काफ़ी सुनसान है। शाम के समय वहां कोई आता जाता नहीं है, इसलिए वे लोग मुझे ख़त्म करने के इरादे से वहां लेकर पहुंचे और मेरे हाथ पैर बांधकर मुझे नदी में ढकेल दिया। बताते हुए वह रोने लगी और यह सब सुनकर वह लेडी डॉक्टर भी भावुक हो गई। उन्होंने ममता जी को तसल्ली देते हुए कहा, परेशान मत होइए माँ जी, ईश्वर जो करते हैं अच्छे के लिए ही करते हैं। तभी तो इतने तेज बहाव और हाथ पैर बंधे होने के बावजूद भी आप जिंदा बच गई, क्योंकि उस दुष्ट औरत से तुम्हें अपने बेटे को बचाना था, वरना यह किसी भी समय तुम्हारे बेटे की जान ले सकती है। और इस तरह की औरतें पैसे के लिए कुछ भी कर सकती हैं। यदि तुम्हें हमारी कोई भी मदद चाहिए तो बताना, हम ज़रूर तुम्हारी मदद करेंगे, तुम घबराना मत, हम तुम्हारे ही साथ हैं। ममता जी 1-2 दिन में पूरी तरह ठीक हो गई और अब वह सीधा अपने ससुराल पहुंची और अपने देवर गोविंद जी को सारी बात बताई और उनसे अपने बेटे की जान बचाने को कहा। गोविंद जी अपने गांव के मुखिया थे, उनके आगे अच्छे अच्छों की बोलती बंद हो जाती थी और 4-4 लोगों को वह अकेले ही संभाल सकते थे। गोविंद जी बोले, देखो भाभी, अभी हमारा आलोक उस लड़की की बातों में आ गया है। जब तक कि हम उसकी सच्चाई आलोक के सामने नहीं ले आते, तब तक हम कुछ भी नहीं कर सकते। नहीं तो वह लड़की आलोक का सहारा लेकर हमें ही हरा देगी, चाहे हम सही क्यों ना हो। इसलिए सबसे पहले हमें आलोक की आंखों पर पड़ा हुआ पर्दा हटाना होगा, जिसके लिए उन्होंने एक योजना बनाई। अगले ही दिन गोविंद जी अपने बेटे और भाभी ममता के साथ शहर पहुंचे और जाते ही अपनी योजना के अनुसार काम करने में लग गए। सबसे पहले जाकर उन्होंने एक होटल में कमरे बुक किए, क्योंकि उन्हें कुछ दिन यहाँ रुकना पड़ता। इन सारी चीज़ों में समय तो लगता ही है। थोड़ा सा विश्राम करके अगले ही दिन से सब अपने अपने काम पर लग गए। गोविंद जी के बेटे ने एक पत्र लिखा, जिसमें उसने लिखा, तुम्हारी माँ का एक्सीडेंट नहीं हुआ, बल्कि उन्हें मारा गया है, और उन्हें किसने मारा है यह जानने के लिए तैयार हो जाओ। और हाँ, इस बारे में किसी को भी मत बताना, किसी को भी, मतलब किसी को भी नहीं, अपनी पत्नी को भी नहीं। सच जानना चाहते हो तो आज शाम 6 बजे वहीं पर मिलना जहाँ से तुम्हारी माँ गिरकर मरी थी, क्योंकि आलोक भी सच्चाई जानना चाहता था। इसलिए वे समय से पहले ही उस जगह पहुँच गया जहाँ से ममता जी को धक्का दिया गया था। 6 बजते ही वहाँ एक गाड़ी आकर रुकी, जिसमें से एक बूढ़ी औरत बाहर निकली, जिसे देखकर आलोक तो खड़ा का खड़ा रह गया, क्योंकि वह बूढ़ी औरत कोई और नहीं बल्कि आलोक की माँ थी, जिसे वह मरा हुआ समझ रहा था। आज उन्हें देखते ही आलोक दौड़कर अपनी माँ के गले लगा और रोने लग गया। माँ, आप मुझे छोड़कर कहाँ चली गई थी? मैंने आपको कितना ढूंढा, लेकिन आपका कुछ पता नहीं चला।
तभी गाड़ी के पीछे से उसके चाचा जी निकले और आलोक के पास आते हुए बोले, अच्छा हुआ यह उस वक्त तुम्हें नहीं मिली, वरना शायद आज ये जिंदा नहीं होती। आलोक चौंकते हुए बोला, क्या आप यह क्या कह रहे हैं चाचा जी? क्या मतलब है इस बात का कि माँ जिंदा नहीं होती? अगर मुझे मिल जाती तो? आलोक ने वह लेटर निकालते हुए कहा, क्या यह लेटर आपने मुझे भेजा था? आलोक के चाचा बोले, हाँ, यह लेटर मैंने ही तुम्हें भेजा था ताकि तुम अपनी पत्नी की सच्चाई जान सको। तभी ममता जी ने कहा, तुम्हारे चाचा बिल्कुल सही कह रहे हैं। आलोक बहू वैसी नहीं है जैसी तुम सोचते हो, बल्कि वह जैसी है जैसा तुम सोच भी नहीं सकते हो। मतलब? आलोक बोला, मतलब बेटा ये है कि मुझे मारने की कोशिश किसी और ने नहीं बल्कि तुम्हारी पत्नी ने ही की थी, और शायद अब वह तुम्हारे साथ भी वही करना चाहती है। आलोक थोड़ा सदमे में आकर बोला, माँ यह सब आप क्या कह रही हैं? ऐसा कैसे हो सकता है? वह तो मुझसे कितना प्यार करती है और आपकी भी बहुत इज्जत करती है। आलोक की माँ ने कहा, अगर तुम्हें मेरी बात पर यकीन नहीं है तो जो दूध तुम्हारे पीने के लिए तुम्हें रोज़ देती है वह आज रात तुम मत पीना और बेहोश होने का नाटक करना। अगर कोई भी परेशानी लगे तो आवाज़ दे देना, हम वहीं छिपे होंगे। आलोक ने ऐसा ही किया। जैसे ही रात हुई, आलोक की पत्नी उसके लिए दूध लेकर आई और उसे पीने का कहा, पर आलोक ने अपनी पत्नी की आंख बचाकर वह दूध पास में रखे फ्लावर पॉट के अंदर डाल दिया और सोने का नाटक करने लगा, क्योंकि अब उन दोनों के अलावा उस घर में कोई नहीं था। तो आलोक के बेहोश होते ही उसकी पत्नी ने दरवाज़ा खोला और एक लड़का घर के अंदर आ गया। वह उसे लेकर आलोक के कमरे में पहुंच गई। दोनों ने ही आलोक को उठाकर ज़मीन पर रख दिया, और क्योंकि आलोक बेहोशी का नाटक कर रहा था तो वह ऐसे ही लेटा रहा। कुछ देर बाद आलोक की पत्नी ने आलोक के कमरे में उसके ही बेड पर किसी और इंसान के सामने एक एक करके अपने सारे कपड़े उतारने लगी। यह सब देख आलोक से बर्दाश्त नहीं हुआ और वह उठ खड़ा हुआ। उसे होश में देख आलोक की पत्नी और वह लड़का दोनों ही सक पका गए, पर इससे पहले आलोक कुछ सोचता वह लड़का आलोक पर टूट पड़ा। लड़के ने आलोक को ज़मीन पर गिरा दिया और आलोक का गला दबाने लगा। आलोक ने भी पानी के जग से हाथ मारा, जिसकी आवाज़ से उसके चाचा, जो कि घर में ही छुपे हुए थे, कमरे के बाहर आए। इतने में आलोक की पत्नी ने पास में फलों की टोकरी में रखा चाकू उठाया और आलोक को मारने लगी। तभी आलोक के चाचा ने दरवाज़ा तोड़ा और वह अंदर आ गए। अंदर आते ही उन्होंने उस लड़के को आलोक से अलग किया और उनके बेटे ने पुलिस को पहले ही फ़ोन कर दिया था। आलोक के चाचा ने एक तमाचा मारा और आलोक की पत्नी बाथरूम के गेट पर जाकर गिरी। फिर उस लड़के को लात घूंसे से धो दिया और उसकी गर्दन पकड़कर उसे उठा दिया, पर इससे पहले कि वह उसकी जान से मार देते, इतने में वहाँ पुलिस आ गई और दोनों को ले गई। पुलिस की पूछताछ से उन दोनों ने अपने गुनाह को कबूल कर लिया और अब आलोक का इससे तलाक हो गया। अब आलोक और उसकी माँ गांव में जाकर रहने लगे। गांव में जाकर एक अच्छी लड़की देखकर उसकी माँ और चाचा ने उसकी शादी कर दी और अब वह अपनी माँ और अपनी पत्नी के साथ खुशी खुशी एक दूसरे के साथ रहते हैं। दोस्तों, तभी कहा गया है, जैसा करोगे वैसा ही भरोगे। आपको ये छोटी सी कहानी कैसी लगी? अपनी राय हमें कमेंट करके ज़रूर बताना। ममता जी ने अपनी बहू को सबक सिखाने के लिए जो किया वो सही था या गलत? अपनी राय कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और अब तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ जल्दी से कर लीजिए। पास में लगी घंटी को दबाना भी मत भूलिएगा, जिससे हम जब भी कोई नई कहानी डालें उसका नोटिफिकेशन आपको मिल सके। फिर मिलेंगे ऐसी ही किसी कहानी के संग। जय श्री राम दोस्तों।